हार्दिक नमन। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए हम टेस्ट और आपके एनसीईआरटी बुक पर आधारित वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि समकालीन विश्व की राजनीति है, वो कंप्लीट हमने व्याख्या सहित किताब कर ली गई है। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो, जहाँ पर पॉलिटी विथ ABCD क्लासेस के नाम से आप YouTube देख सकते हो। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो मिलेंगे और हम अब उन पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन पर आप लोगों के लिए टेस्ट लाया गया है। और इन टेस्ट में आज देखेंगे हम हमारा जो आज का होगा प्रथम टेस्ट। और जैसे कि हमने पहला देख लिया था 2 ध्रुवीयता का, तो उसमें 3 टेस्ट कर लिए हैं हमने। आज हम सत्ता के समकालीन केंद्र, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है राजस्थान उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसका दूसरा एनसीईआरटी बुक का दूसरा अध्याय है सत्ता के समकालीन केंद्र। सत्ता के समकालीन केंद्रों में हमने देखा है कि 2 ध्रुवीयता के अंत के बाद में लगभग जो है सत्ता के समकालीन में वर्चस्व अमेरिका का था और उसके समकालीन कुछ संगठन थे अंतर्राष्ट्रीय, उनका उभरना एक तरह से चुनौतियां थी वर्चस्व के खिलाफ। तो उन सबको ही केंद्र में ध्यान में रखकर और आपकी स्कूल व्याख्यात परीक्षा को ध्यान में रखकर और आप लोगों की 12वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ताकि आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी है वो सारे के सारे आप तक पहुंच जाए और आप आसानी से उनको हल कर सकें। संभावना ये है कि एनसीईआरटी बुक से अगर प्रश्न उठाए जाएंगे तो लगभग आपके सारे प्रश्न मिलने की संभावना बनी रहेगी। फिर भी आपने एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ रखी है तो आपको ये प्रश्न अगर एक बार देख लोगे तो यहाँ से प्रश्न अगर आएंगे तो आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, इन्हीं पर आधारित रहते हैं लगभग। तो आज हम चलते हैं, फर्स्ट टेस्ट करते हैं हम आज, और सत्ता के समकालीन केंद्र का फर्स्ट टेस्ट कौन सा हमारा आज फर्स्ट है, दूसरा अध्याय का सत्ता के समकालीन केंद्र का टेस्ट फर्स्ट रहेगा। और हमने पहले पार्ट के 3 टेस्ट कर लिए हैं, वो आप लोग अपने वहाँ जाके देख सकते हो, नहीं देखा हो तो अब चलते हैं बिना देरी किए हुए। आपका बिल्कुल टाइम नहीं खाएंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे। 10 के 10 प्रश्न अभी कराते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। एक बार नहीं 2 बार रिवाइज आपको बिल्कुल याद होगा, 100% याद होगा। आप तो बस सुनते रहिए, देखते रहिए और अधिक से अधिक आप अपने सहपाठी चिर परिचित अपने साथियों को बताते रहे ताकि उनको भी फायदा मिलता रहे। चलते हैं बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। आज का पहला क्वेश्चन है, आसियान का पूरा नाम से संबंधित सही है। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो इम्पोर्टेंट है और वो काफ़ी परिपक्व होते हैं बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं, सब बीएड एमए नेट सेलेक्ट सब कुछ किए हुए रहते हैं, तो उनमें काफ़ी विशेष रहता है वैसे उनको पढ़ना और थोड़ा सा ध्यान में लाना और याद रखने के लिए रिवाइज करना होता है। लेकिन जो हमारे क्लास 12वीं में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए थोड़ा छोटे क्वेश्चन, थोड़े हार्ड क्वेश्चन और थोड़े मीडियम क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन उन बच्चों के लिए थोड़े ऐसा लग सकता है कि इन प्रश्नों को किस किस रूप में बनाया जाए। तो बच्चों में थोड़ा सा आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि प्रश्न यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। आपके ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी आएंगे, लेकिन आपके अति लघुत्रात्मक भी आएंगे, यानी एक लाइन में लिखने के भी आएंगे। तो ऐसा नहीं कि यहाँ प्रश्न जितने दे रहे हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। यहाँ प्रश्न देने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव के लिए तो उपयोगी है ही, बाकी आपके अति लघुत्रात्मक में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए प्रश्न बनते हैं, वो भी यहाँ से बनने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो आपको सिर्फ ABCD याद नहीं रखना, आपको सिर्फ क्वेश्चन क्या है वो ध्यान में रखना है और क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है वो याद रखना है, ताकि अगर ABCD भी नहीं आएंगे आपके और प्रश्न पूछ लिया जाए, जैसे यहीं पहला प्रश्न है, यहाँ तो मैंने दे रखा है लेकिन वहाँ पर एक लाइन में आगे कि आसियान का पूरा नाम लिखिए, तो आपको नाम ये याद रहेगा पूरा, तभी लिख पाओगे। ठीक है, तो आपको याद करना है। चलते हैं, आसियान का पूरे नाम से संबंधित, तो इसका सही राइट आंसर होगा, पहले मैं ऑप्शन बोल देता हूँ, क्वेश्चन मैंने बोल दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 आसियान का पूरा नाम से संबंधित सही है, ये भी ध्यान रखना, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, तो सही है। पहला है पश्चिम पूर्व राष्ट्रों के संगठन,
बी है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन, सी है उत्तर पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन और डी है दक्षिण पश्चिम एशियाई राष्ट्रों का संगठन। कौन सा है? डी है दक्षिण पश्चिम एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, रिवाइज कर रहे हो बच्चों आप। और ये प्रश्न बहुत ही सरल है, सीधा है, लेकिन हम आगे ये फर्स्ट प्रश्न मैंने आसियान का डाला है, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ छोटी सी, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूँगा। इसके अंदर हम करेंगे ईयू के बारे में। ईयू क्या है? ईयू नहीं, हाँ, यूरोपियन यूनियन, ईयू के बारे में करेंगे। एक मिनट मैं बता देता हूँ लिख के अच्छे से। यूरोपियन संघ, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी है और आपके 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम में भी है। यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत अच्छी संभावना रहती है। तो इससे जितने भी अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने बनाए, जिनको हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन जरूर मैंने आसियान से उठा लिया है, तो कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ना है। तो इसका सही राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन। आसियान का पूरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि चीन में देंग सियाओपिंग ने ओपन डोर की नीति कब चलाई? क्वेश्चन क्या है? चीन में देंग सियाओपिंग ने ओपन डोर की नीति कब चलाई, यानी मुक्त द्वार की नीति कब चलाई? ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1978, ऑप्शन डी है 1976। कौन सा सही राइट आंसर होगा? ऑप्शन देखिए, एक बार सोचिए और आत्मसात कीजिए कि हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1978। यहाँ ये भी ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, आपसे यहाँ एक ही प्रश्न से 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला प्रकार हमने दे रखा है। दूसरा प्रकार क्या हो सकता है? दूसरा प्रकार हो सकता है कि ओपन डोर की नीति 3 नहीं 4 क्वेश्चन बना सकते हो। देखो आप बना के देखते हैं एक ही प्रश्न से 4 कैसे बनते हैं फटाफट। ओपन डोर की नीति किस देश ने अपनाई या मुक्त द्वार की नीति? चीन ने। पहला ये बना रखा, दूसरा ये बन गया। तीसरा, चीन में किसके द्वारा ओपन डोर की नीति चलाई गई 1978 में? तो ये हो गया आपका आंसर देंग सियाओपिंग। ठीक है, इसके बाद में चौथा क्वेश्चन बनेगा, चीन में 1978 में देंग सियाओपिंग ने कौन सी नीति चलाई? ओपन डोर की नीति। तो इस तरीके से प्रश्नों को याद रखना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा आज का, मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना क्या थी? ऑप्शन ए, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए मदद। ऑप्शन बी, अमेरिका एशिया की अर्थव्यवस्था की पुनर्गठन के लिए मदद। ऑप्शन सी है अमेरिका द्वारा यूरोप की सैन्य मदद। ऑप्शन डी है अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को मदद। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी सी। तो मार्शल योजना क्या थी? इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसमें है अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए मदद की, उसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए मदद की, जबरदस्त मदद की, उसे हम मार्शल योजना कहते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, मार्शल योजना के तहत ही कब यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई? तो आज का चौथा क्वेश्चन क्या है? मार्शल योजना के तहत ही कब यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई? ऑप्शन है ए
1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1950। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताओ जल्दी से देखो। तो बच्चों इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1948। ठीक है, ये ध्यान रखना क्या पूछ रहा है ये, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। आगे चलना ऐसे मिला जुला और प्रश्न मिलेगा, कंफ्यूजन मत होना। यहाँ 1948 है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। देखिए ये आपके सामने उससे मिला जुला क्वेश्चन है, तो आप गड़बड़ मत कर देना, ध्यान रखना। वहाँ ये प्रश्न है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, जबकि यहाँ प्रश्न क्या है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। समुदाय या कम्युनिटी का ध्यान रखना, अगर समुदाय कम्युनिटी आए तो आपको अलग से आंसर देना होगा। क्या देना होगा देखते हैं। यूरोपीय, आज का 5वां क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC यानी यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1957। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इसका राइट आंसर होगा 1957। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब हुआ, 1957 में, जबकि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब होती है, 1948 में। इन दोनों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको 1957 हो गया। छठा क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1993। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका सही आंसर होगा, जल्दी से बताओ। अच्छा सा लड्डू सा प्यारा सा क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना होती है, ऑप्शन सी सही हो आपका 1992। maastricht संधि पर हस्ताक्षर होते हैं, उसी के साथ यूरोपीय संघ की स्थापना होती है। यूरोपीय संघ की स्थापना, ठीक है, 1992, फरवरी 1992। आज का 7वां क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है। निम्न में से यूरोपीय संघ का अपना स्वयं का नहीं है, क्या नहीं है ये बताना। निम्न में से यूरोपीय संघ का अपना स्वयं का नहीं है। ऑप्शन ए झंडा, ऑप्शन बी मुद्रा, ऑप्शन सी स्थापना दिवस, ऑप्शन डी संविधान। तो क्या है क्या नहीं है ये बताना है। तो देखेंगे हम, ऑप्शन ए झंडा है, ऑप्शन बी मुद्रा भी है, ऑप्शन सी स्थापना दिवस भी है। तो यूरोपीय संघ का अपना स्वयं का नहीं है, संविधान नहीं है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। अब क्यों नहीं है इसकी व्याख्या दे रखी है, वो व्याख्या चेक कर लो अपन एक बार। तो यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल होगी, लेकिन इसका अपना एक झंडा है, राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस है और अपनी मुद्रा है। ये चारों चीजें ध्यान में रखनी है, जबकि संविधान नहीं है। ऐसा ही अगला क्वेश्चन आता है, यूरोपीय संघ का झंडा से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर सही पूछा जा रहा है, यूरोपीय संघ का झंडा से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ध्यान से देखो बच्चों, प्रश्न बनाने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि प्रश्न बना दिया जाए और उसके जो विकल्प है ऐसे रख दिए जाए। विकल्प भी ऐसे होने चाहिए ताकि वहाँ पर आप लोगों के लिए मददगार हो, क्योंकि RPSC हो चाहे अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, पेपर बनाते हैं तो उसका विकल्पों पर काफ़ी अच्छा सा ध्यान दिया जाता है, ताकि बच्चे को भ्रमित करने का पूरा प्रयास किया जाता है और मिले जुले टाइप के विकल्प रखे जाते हैं। तो हम अगर यहाँ ही प्रैक्टिस करके चले तो वहाँ पर हमारी मानसिकता इतनी परिपक्व रूप से काम करेगी कि हमें चाहे किससे भी घुमाया जाए लेकिन हम उसका सटीक आंसर ढूंढ सके और अच्छे से चयन कर सकें। तो ये इसलिए उपयोगी होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करना या टेस्ट देना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम 8वें क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। बताओ इसमें कौन सा सही होगा। यूरोपीय संघ का जो झंडा है उससे संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए सोने के रंग के 12 सितारों का घेरा, ऑप्शन बी सोने के रंग के 8 सितारों का घेरा, ऑप्शन सी सोने के रंग के 10 सितारों का घेरा, ऑप्शन डी सोने के रंग के 12 सितारों का घेरा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ए, यूरोपीय संघ का झंडा से संबंधित ऑप्शन ए सोने के रंग के 12 सितारों वगैरह। इसकी व्याख्या भी कर रखी है मैंने, आप व्याख्या देख सकते हो। NCERT बुक से लिए गए सारे क्वेश्चन हैं, वहीं से इनकी व्याख्या है।
लेकिन यहाँ व्याख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि सोने के रंग के सितारों का क्या मतलब है, क्या प्रतीक है, ये क्यों लिए गए सोने के रंग के सितारों का? तो इनका गहरा संबंध है। क्या संबंध है? क्योंकि यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का ही प्रतीक है। तो पूछा जा सकता है बच्चों आप लोगों से, यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के सितारों का किसका प्रतीक है? तो यह है यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। ठीक है, अब इसमें 12 सितारे क्यों है? सोचने वाली बात है कि 12 सितारे क्यों लिए? तो 12 सितारे इसलिए लिए गए कि 12 की संख्या को वहाँ पर पारंपरिक रूप से, कहाँ पर? यूरोप में पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा नवा क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की अपनी मुद्रा का क्या नाम है? यूरोपीय संघ की अपनी मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी रूपल, ऑप्शन डी रुपया। तो क्या आंसर होगा? आंसर आपका बी होगा। यूरोपीय संघ की अपनी मुद्रा का नाम है यूरो। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यूरोपीय संघ का एक सदस्य है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। प्रश्न क्या है? ध्यान से पढ़ो। यूरोपीय संघ का एक सदस्य जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। उनमें से एक है यूरोपीय संघ का, वो बताना आप लोगों को। फर्स्ट ए जर्मनी, बी पुर्तगाल, सी फ्रांस, डी स्पेन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, अब एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं मैं याद रखने के लिए। मैं प्रश्न को पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर देंगे, क्योंकि हमने अच्छी तरीके से इनको देख तो लिया। देखिए पहला क्वेश्चन है, आसियान का पूरे नाम से संबंधित सही है, तो ऑप्शन बी सही होगा, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन। क्वेश्चन नंबर 2, चीन में देंग सियाओपिंग ने ओपन डोर की नीति कब चलाई? 1978। मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए मदद की जबरदस्त, उसी मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मार्शल योजना के तहत कब यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई? 1948 में की गई। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब हुआ? 1957 में हुआ। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1992 में हुई। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से यूरोपीय संघ का अपना स्वयं का नहीं है। झंडा है, मुद्रा है, स्थापना दिवस है, संविधान नहीं है। 8वां क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का झंडा से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें सही है सोने के रंग के 12 सितारों का घेरा। 9वां क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की अपनी मुद्रा का नाम क्या है? यूरो है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का एक सदस्य जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य फ्रांस है। तो इस तरीके से आपके ये टेस्ट कंप्लीट होते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको लगे होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सारे उपयोगी है। और अब आपकी परीक्षा भी नज़दीक आने जा रही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी, स्कूल व्याख्याता की भी एग्जाम लगने को अभी तारीख नहीं आई है, लेकिन जल्दी डाल दी जाएगी। आप तैयारी करते रहिए, साथ ही साथ ऐसे टेस्ट प्रश्नों को भी देखते रहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बड़े वीडियो नहीं बनाता, छोटे वीडियो बनाता, 10 या 20 मिनट से अधिक का नहीं बनाता। 10-20 मिनट आप इधर उधर घूमते फिरते सुन ही लो, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ें तो आप लोगों के लिए है, सुनने से आपके एक तो याददाश्त में मेमोरी में रिवाइज हो जाएगा और स्थायी हो जाएगी, तो वो काफ़ी आपके लिए मददगार होगी। ठीक है, और रही बात बच्चों की, तो बच्चों देखो तुम्हारी छुट्टियां अधिक चल रही है, स्कूल में आप जितना पढ़ सको उतना काफ़ी आपने पढ़ लिया। अब छुट्टियां होने की वजह से स्कूलों में इतना आप नहीं जा पा रहे या नहीं जा पाओगे, जैसे कि अभी दिसंबर में शीतकालीन छुट्टियां लगभग हो जाएगी, और अभी भी दीपावली काफ़ी छुट्टियां हो चुकी है, बीच बीच में और आ जाती है। तो अधिक आप अपने घर पे किताबों से, अभी तक हम पढ़ रहे हैं, किताबों को आप पढ़ते रहिए। साथ ही जब किताबों से वो हो जाए और नींद आने लग जाए, तब आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, मोबाइल से पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल के पढ़ाई के नाम से लेकर उसमें रील देखना, फिल्म देखना, गेम खेलना, ये बुरी बात है। तो आप ऐसा ना करें, ऐसा करोगे तो आपके मम्मी पापा भाई बहन आपको फ़ोन तक नहीं देंगे। ठीक है, और आपका विश्वास भी नहीं होगा कि ये पढ़ाई करेगा, इसलिए आप अपने विश्वास को बनाए रखें।
फिर आपके एग्ज़ाम होने के बाद ज़रूर आप जो मर्जी जैसा देख सकते हो, अच्छी बातें सुन सकते हो, अच्छी चीज़ें देख सकते हो, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। देखो बच्चों, 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने की भी नहीं है, 2 महीने की बात है। 2 महीने आप पढ़ लो अच्छे से। आपके ये 12वीं बोर्ड का अंतिम पेपर होगा, फिर उसके बाद में कोई स्कूल नहीं होगी ऐसी, आप कॉलेज में यहीं से सारी नॉलेज लेके जाओगे, वही आपके काम की रहेगी। ठीक है, तो आप अच्छे से मन लगा के पढ़ो। कोई दिक्कत आए किसी प्रकार की, कोई भी किसी बच्चे को, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। फिलहाल मुझे लग रहा है जितना उपयोगी कि बच्चों के लिए भी हो और साथ में ही कुछ तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छी कंटेंट ऑथेंटिक बुक से अच्छे प्रश्न लाए जाए, तो वो ये मैं मेरे हिसाब से बेस्ट है वो लगा, वो मैं कर रहा हूँ, ताकि अपनी तैयारी स्वयं की काफ़ी मददगार होती है सिलेक्शन के लिए। चाहे आप कोचिंग करो ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी स्वयं की तैयारी अपने हिसाब से करोगे, अच्छी बुक को पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तो वो काफ़ी आपके लिए मददगार हो, क्योंकि एक शिक्षक मार्गदर्शक बन के आपको रास्ता दिखा सकता, चलना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखते रहो, पढ़ते रहो, और नींद वगैरह आती है या इधर उधर जाना होता है तब आप इन वीडियो को देख लो, बाकी टाइम पे आप अपनी बुक को पढ़ो। ठीक है, आज के लिए इतना है काफ़ी। अगला टेस्ट लाएंगे हम दूसरे पार्ट का दूसरा टेस्ट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।